पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, पर इस क्लास में हम थोड़ा अलग टॉपिक पढ़ेंगे। ये केस है द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर। मतलब कि ग्लास एयर से ग्लास जाएगी और ग्लास से फिर एयर में आएगी। मतलब रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू अगेन इन एयर। अब इसमें एक टॉपिक अलग जुड़ गया है। उसमें हमने पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। इसमें एक और टॉपिक जुड़ा है जो वो है इमरजेंट रे और इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। और एक और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें इन सभी डेफिनेशंस, मतलब जो जो डेफिनेशन इसमें इंक्लूड होंगी वो देखेंगे। चलो अब देखते हैं फिर। सबसे पहले तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इमरजेंट रे की डेफिनेशन। द लाइट emerges from a parallel sided glass slab in a direction parallel to with that in which it enters in the glass। मतलब वो लाइन जो पैरेलल है उस लाइन के जो रेयर टू डेंसर में आने वाली है, पर इसके अब पैरेलल हो चुके हैं। जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है द लाइन ऑफ एमरजेंट रे, जो एमरजेंट रे है और जो हमारी इंसिडेंट रे आ सकती थी, जो आने वाली थी, अगर वो सीधी होती तो इनके बीच में पैरेलल डिस्टेंस होते हैं। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the original path of incident ray and emergent ray coming out of the glass slab is called lateral displacement। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या क्या है। जो हमारी इंसिडेंट रे का पाथ है, ओरिजिनल पाथ, जो हमारी इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ है वो तो ये है, पर इधर टूवर्ड्स द नॉर्मल हमने पढ़ा था, पिछले रूल्स पढ़े थे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो वो थोड़ा नॉर्मल के पास में होकर जाएगी। अब ये देखिए इसमें क्या हुआ, अब जो डेंसर टू रेयर आई तो वो थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा उधर होकर के जा रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता चल गया डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस है, वो पैरेलल डिस्टेंस है इमरजेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। अब इसमें आगे पढ़ते हैं। अब जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है
वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, मेनली 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब वो फैक्टर्स देखेंगे हम। पहले ये लिख लीजिए हेडिंग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन 3 मेजर फैक्टर्स। सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। अब देखते हैं कि ये 3 के ऊपर डिपेंड होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या मतलब क्या रिलेशन है, मतलब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा या ज़्यादा होगा। थिकनेस का इसके ऊपर क्या इफेक्ट है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या इफेक्ट है इसके ऊपर। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब एक पॉइंट लिख लीजिए, हायर द values of these factors, higher the value of these factors, greater will be the value of lateral displacement। अगर इन फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर की वैल्यू बड़ी होगी तो हमारे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी वो भी बड़ी आएगी, मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ज़्यादा है इनमें से किसी भी फैक्टर की वैल्यू तो ये भी हमारा ज़्यादा होगा। अब एक और केस देखते हैं, द केस ऑफ लाइट falling normal on the glass slab। इसमें क्या है कि ये हमारा ग्लास स्लैब है, अगर कोई नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, अगर कोई बिल्कुल सीधी होकर के इससे लाइट आएगी 90 डिग्री, मतलब नॉर्मली भाषा में बोलते हैं 90 डिग्री, अगर कोई भी लाइट की रे 90 डिग्री के ऊपर आएगी तो वो स्ट्रेट हो जाएगी, वो बेंड नहीं होगी, ना कि अवे फ्रॉम नॉर्मल और ना ही टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये सीधी होती हुई सीधी जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ये पॉइंट लिख लीजिए, इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली, अगर परपेंडिकुलर पड़ेगी टू द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब, अगर परपेंडिकुलर then there is no bending of ray of light and it goes straight। अगर कोई लाइन रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल है, स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है, तो वो सीधी ही निकल जाएगी, ना कि कोई इसमें बैंड होगी, रिफ्लेक्शन इसके अंदर आएगा ही नहीं। अब एक और पॉइंट लिखेंगे,
note, no refraction takes place when incident ray fall perpendicularly.